तो ये जो सुप्रीम कोर्ट पर जो हमले हो रहे हैं, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जिससे नरेंद्र मोदी की जो छवि पे आक्रमण किया जा रहा था उसकी रक्षा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पास किया है। तो एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री की छवि को, कुछ ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, ऐसी टिप्पणियां की हैं, प्रधानमंत्री की छवि को कलंकित करने की जो कोशिशें हो रही थी, वो कोशिशें नाकाम हुई हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दबाव भी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2019 के चुनाव की पूर्व संध्या पर भी दबाव बनाया था कि ये राम मंदिर के सवाल पर फैसला जल्दी क्यों नहीं दे रहे हैं, सरकार को चाहिए कानून बनाकर इस काम को करे। और इसके जो रामलीला मैदान जो भरा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उस संघ का अपना कार्यक्रम था, घोषित रूप से संघ का कार्यक्रम था। इस संघ की सरकारवार ने उसमें भाषण दिया था उसके अंदर। तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो हम सारे बैनर लगे हुए थे उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जेलों के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट पर संघ की तरफ से इस तरह के दबाव पहले भी डाले जाते रहे हैं। फिर से ये कार्रवाई हो रही है भाजपा की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट को लग भी रहा है कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उसकी तरफ से जवाब भी आ रहा है। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई इसी तरह कुछ दिन और चलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं झुकता है तो धीरे धीरे करके ये कार्रवाई बंद हो जाएगी या पृष्ठभूमि में चली जाएगी। दोबारा फिर से कभी मौका निकालकर इसको उठाया जाएगा। बट अभय जी, जो आपने इसके थोड़ी देर पहले जो बातचीत की थी कि एक आज्ञापालक समाज बनाया जा रहा है, और उसके अगर उसका मतलब ये कि भारत के लोकतंत्र को बुनियादी तौर पर एक फसाड रहते हुए उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये एक गंभीर सवाल नहीं है, बल्कि खतरनाक सवाल है अपने आप में। इसको गंभीर नहीं मानता, मुझे लगता है ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। अब सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या इस प्रवृत्ति को रोकने की ताकत आज की तारीख में जो विपक्ष में पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर है या नहीं है? देखिए, अभी तो विपक्ष ने ऐसी कोई क्षमता दिखाई नहीं है। कांग्रेस ने जरूर एक आंदोलनकारी वेग से एक यात्रा आयोजित की जो सारे देश में चली, उसका कांग्रेस को लाभ भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से भी लाभ होगा, कितना होगा, क्या होगा, उसका चुनावी व्यक्ति उसकी क्या होगी उस लाभ की, आज हम नहीं कह सकते। हमारे पास ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है जो हम पहले से इसका पता लगा लें, लेकिन उसका निश्चित रूप से लाभ ही होगा, कांग्रेस को नुकसान नहीं हो सकता है। मेरा कहना यह है कि विपक्ष ने अभी तक इस प्रकार की कोई क्षमता नहीं दिखाई है। फेडरल फ्रंट अगर वो बनाते हैं, एक मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो हो सकता है उससे कुछ बात बने। वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में भी बोलना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगे कि भाई जनता की नुमाइंदगी करने वाले बहुत सारे राजनीतिक तत्व भी हमारे पक्ष में खड़े हुए हैं। तो इन सब कामों को बड़े सुचिंतित तरीके से सोच समझकर संतुलन कायम करते हुए, ये बहुत नाजुक किस्म के काम है, बहुत संतुलन कायम करते हुए इन कामों को करना चाहिए। इसमें विपक्ष के पास कितनी दूरंदेशी है, कितनी दृढ़ता है, उसकी राजनीतिक दृष्टि में कितनी क्लैरिटी है, कितनी स्पष्टता है, संविधान को वो किस दृष्टि से देखता है। अब कांग्रेस को लीजिए आप, कांग्रेस खुद भी राज्यपालों की मदद से क्षेत्रीय ताकतों, विपक्षी ताकतों को लंबे अरसे तक अस्थिर करती रही है। हम सब लोगों को इसका इतिहास पता है। भाजपा ने अस्थिर करने की दूसरी तरकीब अपनाई है, कांग्रेस के पास अस्थिर करने की दूसरी तरकीब थी। अब जो फेडरल फ्रंट बन रहा है उसमें कांग्रेस की दिलचस्पी ना के बराबर है। यहां तक फेडरल फ्रंट में जो शक्तियां भाग ले रही हैं उनको कश्मीर में बुलाया भी नहीं है कांग्रेस ने। तो अब ये जो घटना हो रही है फेडरल फ्रंट बनाने की, कांग्रेस इससे अपने आप को दूर रख रही है। हालांकि पांडिचेरी की सरकार उपराज्यपाल की वजह से परेशान है। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि जो राज्यपालों के जरिए जो एक समांतर सरकार भाजपा चलवा रही है या चलाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की आवाज गैर भाजपा शक्तियों में सबसे बड़ी आवाज है। तो इस प्रकार की समस्याएं तो नहीं, इसलिए विपक्ष भाजपा की, भारतीय लोकतंत्र को अंदर से बदलने की जो भाजपा की कोशिश है, बिना ऊपर से छेड़छाड़ किए हुए अंदर से बदलने की जो कोशिश है, उसके प्रति अभी विपक्ष सतर्क नहीं हो पाया है। सतर्क नहीं हो पाया या विपक्ष के पास समझ की कमी है कि वो इस पूरी चीज को जिस गंभीरता के साथ समझना चाहिए था, जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से नहीं है। और आप फेडरल फ्रंट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मेरा सवाल आपसे।
नहीं, मैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जो गैर भाजपा राजनीति के जो मुकाम है उन सबको हमें रेखांकित करना चाहिए। गैर भाजपा राजनीति कई मुकामों पे हो रही है। कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा मुकाम है। मैं तो कह रहा हूं जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा गैर भाजपा राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है। किसान आंदोलन के बाद दूसरा इतनी देर तक चलने वाला बड़ा आंदोलन हुआ है, राजनीतिक कार्रवाई हुई है। मैं उसको महत्व दे रहा हूं। इसी तरह नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं, जो पटना से दिल्ली आते हैं, तमाम विपक्षी नेताओं से मिलते हैं, उसको भी महत्व दे रहा हूं। चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मिलकर जो कार्य गतिविधि कर रहे हैं, मैं उसको भी महत्व देता हूं। ये तीनों गैर भाजपा राजनीति के तीन बड़े मुकाम हैं। इन तीनों को, इनकी तीनों की शर्तों पर हमें समझना होगा और हमें ये अंदाजा लगाना होगा कि जैसे जैसे ये 2023 आगे बढ़ेगा और राज्यों के चुनाव धीरे धीरे करके निपटेंगे और उनके परिणाम हमारे सामने आएंगे, तब ये तीनों प्रयास कैसे एक जगह फल देते हैं। अगर ये तीनों प्रयास एक जगह फल देंगे तो कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति को उससे बहुत लाभ होगा। क्या तीनों एक साथ आते हुए दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि आज की तारीख में परसेप्शन ये जाता है कि तीनों अलग अलग है। अभी बहुत समय लगेगा इसमें। अभी तो तीनों अलग अलग काम चल रहे हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत समय लगेगा। क्योंकि अभी देखिए 2024 बहुत दूर है। इसके बीच में 10 राज्यों के चुनाव है। 9 राज्य अगर कश्मीर में हुआ तो 10 राज्यों के चुनाव है। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक गतिविधि होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।